फिर हम लोग जो हैं फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मिक्सचर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कलर्स का। तो लाइट कलर का अगर मिक्सचर होगा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा हमने जो है वो जो मेजरमेंट करनी है एब्जॉर्बेंस पावर की, वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये नहीं पता चल सकेगा, इसलिए यही यूज़ करते हैं। ये भी एक इसके कंपोनेंट है जिसमें यूवी लाइट्स और मोनोक्रोमेटर और ये सारा वही एम्पलीफायर और रीडिंग है। कंपोनेंट्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में spectrophotometer is an instrument that is capable of measuring absorbance or transmittance of light. Spectrophotometer is generally composed of following major component. पहले आता है लाइट सोर्स, ये आप अभी जो मैंने पीछे दिखाया है वो लाइट सोर्स है जिसमें हम विजिबल और यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसमें टंगस्टन लैम्प जो है वो लाइट मिट करता है 380 to 720 नैनोमीटर वाला ड्यूटेरियम का जो लैम्प यूज़ करें तो उसमें जो है वो मिड लाइट होती है यूवी रीजन में जो इसकी होती है वो मिट करती है। उसके बाद एंट्रेंस स्लिट होती है। दिस पार्ट फंक्शन इज़ पासिंग वेरी फाइन बीम ऑफ लाइट एंड पासिंग इट टू अ मोनोक्रोमेटर। उसके बाद मोनोक्रोमेटर वही है जो अभी जैसे प्रिज्म है या अभी ग्रिड यूज़ कर रहे हैं सिंगल लाइट को यूज़ करने के लिए ये मोनोक्रोमेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एग्जिट स्लिट है, जो मोनोक्रोमेटर लाइट जो कि हमने सिंगल लाइट यूज़ की है तो उसको फिर एग्जिट करने के लिए ये जो कि फ़ाइन बीम की सूरत में एक आइसोलेटेड वेवलेंथ की लाइट होती है वो फिर एग्जिट स्लिट यूज़ करते हैं। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जिट स्लिट है, ये मोनोक्रोमेटर है, ये एग्जिट स्लिट है। फिर इसको फिर ये एग्जिट स्लिट से जो सिंगल बीम ऑफ लाइट निकलेगी फिर हम उसको सैम्पल जो हमारे पास टेस्ट सोल्यूशन है वहाँ से इसको फिर गुजारेंगे, फिर आगे डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। उसके बाद कुवेट होल्डर में जो कि सैम्पल होता है कलर सोल्यूशन इंसर्टेड होता है। कुवेट कैन बी इधर इन द राउंड शेप और लाइक टेस्ट ट्यूब और स्क्वायर फॉर्म। While when measuring absorbance in the visible region, the cuvette is usually made of glass. While in measuring absorbance at a low UV region, cuvette are made of quartz. ये इसकी सारी बताएगी ये कंपोजिशन कैसे बना होता है, cuvette क्या होता है। फोटो सेल डिटेक्टर, दिस पार्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जब हम सैम्पल से लाइट को गुजारते हैं और जो फोटो डिटेक्टर ने फ़ोटो को ये जो लाइट है उसको डिटेक्ट करना होता है उस लाइट को फिर हम उसको कहते हैं लाइट एनर्जी। उस लाइट एनर्जी को फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो इट कैन बी मैयर बाय मैयरिंग डिवाइस, जो कि मैयरिंग डिवाइस है उसके थ्रू इसको मैयर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइट एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। फिर यहाँ से इनकी डिटेक्शन होती है, इसकी मेजरमेंट होती है, उसके ऊपर रीडिंग आ जाती है। उसके बाद उसी के अंदर ग्लैवानोमीटर होता है। दिस इज़ where the electric pulses are received and converted on scale either or to absorbance और transmittance, जो कि absorbance या transmittance है उसकी सूरत में इसको फिर ये डिटेक्ट किया जाता है। आगे आ जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक पूरी ब्रांच है उसकी। आगे आ जाती है absorbance और emission होती है। इसमें absorbance कितनी absorbance हुई है लाइट की और कितनी emission हुई है लाइट, कितनी emit हुई है। absorbance अगर की बात करें तो एटॉमिक absorption आ जाती है, उसके बाद molecular absorption आ जाती है जिसमें IR, UV और विजिबल लाइट आती है। मिशन में अगर फ्लेम इमिशन, स्पार्क मिशन, ICP और फ्लोरेसेंस ये इसके पार्ट्स हैं। उसके बाद आ जाती है सबसे पहले हम अब पढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं। अब्जॉर्प्शन ही कि कितनी लाइट अब्जॉर्ब हुई है। जब जैसे ही किसी सैम्पल में जब हम लाइट पास करवाते हैं तो उसमें से कुछ लाइट पास हो जाती है, कुछ लाइट उसी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ वापस रीबैक हो जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक लाइट सोर्स है, इसको ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब हम इसमें पास करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो कुछ ऐसी है वेवलेंथ की लाइट जो कि पास हो गई है, ये ट्रांसमिटेड है और ये एटम और मॉलिक्यूल पास थ्रू द सैम्पल, और कुछ जो है रिफ्लेक्टेड हो गए हैं और कुछ जो हैं यहाँ पे सम वेवलेंथ ऑफ लाइट आर अब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रॉन टू हाई एनर्जी लेवल। तो ये डेफिनेटली जब लाइट यहाँ से पास करती है तो इनके एटम और मॉलिक्यूल के साथ टकराएगी तो फिर ये लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट तक जो है वो पहुँचेगी। तो ये यहाँ पर बात हो रही है। मिशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट पर जाते हैं तो वहाँ पर जब जाते हैं तो फिर ये एनर्जी डिफरेंस आता है। तो इस तरह इनके यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आर प्रमोटेड टू हायर ऑर्बिटल बाय अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट, वाइब्रेशन एक्साइटेड बाय इंफ्रारेड। ये जब हम उनके ऊपर मॉलिक्यूल
जो हमारे पास टेस्ट सोल्यूशन है उसकी मालिक्यूल की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर जब हम लाइट वो जब गिराते हैं तो फिर वहाँ से टकराती है उनके मालिक्यूल और आइंस के साथ, तो फिर वो लोअर एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट पर चले जाते हैं। तो ऐसे इनकी होती है। उसके बाद एमिशन डेफिनेटली जब ये लोअर एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर ये जब टकराएंगे मालिक्यूल के साथ तो फिर एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होगी, तो इसको एमिशन कहते हैं। तो वो जो एमिशन होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, फिर इसको हमने फोटो डिटेक्टर पर डिटेक्ट करना है। तो इसके कहते हैं एमिशन और ल्यूमिनेसेंस। और इसके बाद जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अल्ट्रा वाइड रेज यूज़ करते हैं या लाइट सोर्स करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी उसकी वेवलेंथ है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही उसके अंदर जो है एमिशन होगी। फॉर एटम एक्साइटेड बाय हाई टेम्परेचर एनर्जी सोर्स दिस लाइट एमिशन इज कॉमनली कॉल्ड टॉमिक और ऑप्टिकल एमिशन, इसलिए इसको कहते हैं टॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी एक पूरी ब्रांच है जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं। एंड एटम एक्साइटेड विद लाइट इज कॉल्ड एटॉमिक फ्लोरेसेंस और मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस। जो एटम एक्साइटेड होते हैं लाइट के थ्रू, इसको हम कहते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस और मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस। फॉर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस, अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसको फ्लोरेसेंस कहेंगे। इफ़ द ट्रांजिशन इज़ बिटवीन स्टेट्स ऑफ सेम स्पिन, अगर ये इसकी ट्रांजिशन जो है वो सेम स्पिन के थ्रू होगी तो इसको फ्लोरेसेंस कहेंगे। अगर इसकी डिफरेंट होगी तो इनकी हम फास्फोरेसेंस कहेंगे। आगे आ जाती है अब्जॉर्बेंस। जब हमने उसमें लाइट पास की, मिशन हुई, उसके बाद अब्जॉर्बेंस होनी है। अब्जॉर्बेंस द अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब बाय द सैंपल, द अमाउंट ऑफ लाइट दैट डज नॉट पास थ्रू एंड रिफ्लेक्ट ऑफ द सैंपल, यानी कि जितनी लाइट इसमें अब्जॉर्ब हुई है वो हमने इसकी अब्जॉर्बेंस पावर है। और यानी कि क्या कह रहा था, अमाउंट ऑफ लाइट दैट डज नॉट पास थ्रू, यानी कि यहाँ पे अब्जॉर्ब होगी, यहाँ से पास नहीं हुई, ये वो इसकी अब्जॉर्बेंस पावर है। उसके बाद ये अब्जॉर्बेंस इसकी कैलकुलेशन है और इसकी ट्रांसमिटेंस की कैलकुलेशन है। देयर आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब बाय द सोल्यूशन। दीज आर यूजली क्लोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीमीटर क्या करता है, मैयर ट्रांसमिटेंस रादर दैन अब्जॉर्बेंस। ये ट्रांसमिटेंस को मैयर करता है बजाय के अब्जॉर्बेंस को। कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है उसको ये कैलकुलेट करेगा। टी अब यहाँ पर ये इसका ये रेशो बताई गई है, टी इज इक्वल टू आई ओवर आई नॉट। इसका मतलब है कि आई इंटेंसिटी है, आई नॉट क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये इसकी जो टी किसको कहते हैं, रेशो ऑफ इंटेंसिटी, यानी कितनी इंटेंसिटी है, इसकी रेशो क्या है, आई ओवर आई नॉट, यानी इमर्जेंट लाइट उसकी इंटेंसिटी, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसके बाद परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। इसके साथ हम जो है वो 100 का साइन लगा देते हैं तो इसकी परसेंटेज निकल आती है। ये होती है आई मल्टीप्लाई 100 ओवर आई नॉट, ये इसकी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ऐसे निकाल दी जाती है। उसके बाद टी, ये वही फॉर्मूला है, टी ट्रांसमिटेंस है, ओरिजिनल लाइट इंटेंसिटी है और ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी है, परसेंटेज वही 100 ओवर 1 ओवर आई नॉट। और अब्जॉर्बेंस, इसका लॉ कैसे निकालते हैं, यानी अगर हम ये तो ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला, अगर हम अब्जॉर्बेंस मालूम करनी है फिर हम इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग इज इक्वल टू, लॉग क्या है 1 ओवर टी, और लॉग जो है 1 इसकी किसके बराबर है, आई नॉट ओवर आई टी है इसका। फिर हम ये इसका जो है ये इसका फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, तो ये इसका निकल आता है। उसके बाद बियर्स लॉ, जो पीछे हमने पढ़ा है कि जब इन सारे प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ को जो है समझना पड़ता है, तो फिर हमें ये पता चलता है कि ये क्या कहता है। बियर्स लॉ क्या कहता है, व्हेन द मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन इज अब्सॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन द लाइट पाथ इज कांस्टेंट। अगर लाइट पाथ कांस्टेंट हो तो इसकी अब्जॉर्बेंस किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जितनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उतनी ही इनकी अब्जॉर्बेंस पावर होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। द इंटेंसिटी ऑफ अ रे ऑफ क्रोमेटिक लाइट डिक्रीजेज, इसकी इंटेंसिटी मोनोक्रोमैटिक लाइट की डिक्रीजेज हो सकती है एक्सपोनेंशियली एज अ कंसंट्रेशन ऑफ अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इंक्रीजेज। अगर हम इसकी जो अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो उसकी इंटेंसिटी जो है उसकी मोनोक्रोमैटिक लाइट की वो डिक्रीज़ हो सकती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो सकती है। मोर डिजॉल्व सब्सटेंस, मोर अब्जॉर्प्शन एंड लेस ट्रांसमिटेंस,
यानी मोर डिजॉल्व जितना सब्सटेंस एक सोल्यूशन में एब्जॉर्ब होगा, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास अगर लाइक डिस्टिल्ड वाटर है, हमने उसमें कोई अपना सब्सटेंस डिज़ोल्व किया है, अगर वहाँ पर प्रेसिपिटेट बने तो उसके वहाँ पर रीडिंग ठीक नहीं आती। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि उसकी डिज़ोल्विंग पावर जो है वो हाई होनी चाहिए। अगर उसका सोल्यूशन जो है वो इवनली बन गया है, कोई सोल्यूशन फॉर्म यानी बन गई है उसकी, तो इसका मतलब है कि उसकी उस पूरे मालिक्यूल की रीडिंग आएगी। तो ऐसे उनकी जो है हमारे पास अब्जॉर्बेंस पावर भी ठीक आएगी। मोर डिजॉल्व सब्सटेंस होंगे, मोर अब्जॉर्प्शन होगी और लेस ट्रांसमिटेंस होगी, यानी कि वहाँ से मालिक्यूल जो हैं उनकी जो रेज हैं वो ट्रांसमिट नहीं होंगी, वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, क्योंकि मालिक्यूल से टकराएगा तो वो फिर रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। बियर्स लॉ कहता है इज़ कंसर्न विद लाइट अब्जॉर्प्शन इन रिलेशन टू सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन एंड सेल पाथ लेंथ। ये बियर्स लॉ जो है वो कंसर्न होता है लाइट अब्जॉर्प्शन पे, किसके रिलेशन के साथ, सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और सेल पाथ की जो डेप्थ है उसकी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीजेस, अगर हम उसकी मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज कर दें एक्सपोनेंशियली हैज द कंसंट्रेशन ऑफ अब्जॉर्बिंग मीडियम इंक्रीजेज। ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ सारा, ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद ये इसका ग्राफ है, कहते हैं कि जैसे यहाँ पे अब्जॉर्बेंस दिखाई गई है, यहाँ पर वेवलेंथ है, और ये देखें यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ पे इनकी रेशो दिखाई गई है। ये हमारे पास 10 mg/ml, ये हमारे पास ये सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे जो है हमारे पास ये वैल्यू आई है। और जैसे हाउ कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट अब्जॉर्बेंस है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है वो अब्जॉर्बेंस पे इफेक्ट करती है। इफ़ ए सैम्पल हैज़ ट्वाइस एज मैनी मालिक्यूल्स एज एन अदर, अगर हमारे पास सैम्पल में कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस है, उसमें मालिक्यूल भी ट्वाइस होंगे, इट कैन अब्जॉर्ब ट्वाइस, डेफिनेटली जितने मालिक्यूल होंगे उतनी ही ज़्यादा वो अब्जॉर्बेंस पावर रखेगी एज मच लाइट। फिर दिस इज़ ट्रू एट एनी वेवलेंथ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो आ सैम्पल्स वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्बेंस सो दैट डिफरेंस अब्जॉर्बेंस ड्यू टू कंसंट्रेशन इज ऑब्वियस। यानी कि हमारे पास ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे पास सैम्पल की कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ हो, क्योंकि मैं पहले जैसे बताया कि हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ आनी चाहिए। अब हमने ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट लगाकर फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ है और कितनी इसकी अब्जॉर्बेंस पावर इस पॉइंट पर आएगी, तो फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये इसकी ऑप्टिमम है, ये लो होगी, तो फिर हम हमारे लिए हम दोबारा एक्सपेरिमेंट लगाए तो हमारे लिए जो है ये ऑप्टिमम वैल्यू आना ज़रूरी होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया स्पेक्ट्रल ट्रांसमिशन कर्व है, जिसमें ऑप्टिमम वेवलेंथ यहाँ पर दिखाई गई है, ये ऑप्टिमल वेवलेंथ है। बिफोर वी कैन क्रिएट आवर स्टैंडर्डाइजेशन कर्व वी मस्ट डिटरमिन द ऑप्टिमल वेवलेंथ ऑफ डिजॉल्व कंपोनेंट दैट वी आर वर्किंग विद। हम कहते हैं कि हम बजाय कि हम स्टैंडर्डाइजेशन कर्व क्रिएट करें, उसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, हमारे पास ऑप्टिमम वेवलेंथ जो डिजॉल्व कंपोनेंट है उसकी हमने कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद हम इसको आगे स्टेप को लेके चलेंगे। द ऑप्टिमम वेवलेंथ कैन बी डिटरमिन एट एनी टाइम बाय एस्टैब्लिशिंग अ स्पेक्ट्रल ट्रांसमिशन कर्व। The curve established by making a series of observation of light transmission at 7 different wavelength of light। ये देखिए यहाँ पे वही पॉइंट बता रहे हैं कि कर्व जो हमारे पास ऑप्टिमम उसी सूरत में हमें मिल सकता है कि हम सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन लें, फिर हमने लाइट ट्रांसमिट कराएं और उसके बाद उसकी डिफरेंट लाइट की जो है वो मेजरमेंट हम लें। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट इसके एक्सपेरिमेंट लगाए हैं, तो हमारे पास ये फाइनल जो है वो कर्व हमें पीक पे मिला है। जितना ये कर्व अच्छा है, इसका मतलब है कि हमारी उतनी अच्छी अब्जॉर्बेंस पावर है। द रिजल्ट व्हेन प्लॉटेड यील्ड अ कर्व लाइक वन शोन वन अबव, ये एक दूसरे के दिखाए गए हैं ऊपर नीचे करके। ऑप्टिमम वेवलेंथ कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है इज़ द वन विद द हाईएस्ट अब्जॉर्बेंस एंड विल बी वेवलेंथ एट विच द स्पेसिफिक स्पीशीज इज सेट फॉर आर सब्सिक्वेंट अब्जॉर्बेंट मेजरमेंट। उसके बाद ये लैम्बर्ट्स लॉ है। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि जितनी अब्जॉर्बेंस पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ लाइट पाथ के, और उसके लिए हमारी शर्त क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये लैम्बर्ट लॉ कहता है। बियर्स लैम्बर्ट लॉ, इन दोनों को अगर मिला दें तो ये अब्जॉर्बेंस पावर किस पर डिपेंड करती है, इन्होंने कहा कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है।
तो ये उसकी दोनों की बीएस नंबर्स ला है। रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीमेट्रिक एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये कहते हैं कि व्हेन क्लोरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन आर मेड, जब हमने क्लोरीमेट्रिक एनालिसिस मतलब कि हमने जब क्लोरीमीटर यूज़ करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। इट इज़ एसेंशियल, मतलब फोटोमीटर यूज़ कर लें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर लें, क्लोरोमीटर यूज़ कर लें, वही है। लेकिन यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी ये बता रहे हैं। इट इज़ एसेंशियल टू इंश्योर दैट द कलर बीइंग मेजर्ड इज़ ओनली ड्यू टू द सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ नॉट ओनली एनी ऑफ द रिएजेंट यूज़। हमारे पास इसकी कहते हैं कि ज़रूरी है कि हमारे पास इंश्योर होना चाहिए जो हम कलर जो है वो मेजर करने जा रहे हैं उसके सब्सटेंस का वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, और इट इज़ नॉट ओनली ऑफ द रिएजेंट यूज, ना कि जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं कोई भी उसका कलर हो, जो हमारे पास टेस्ट सैंपल है हमने उसका कलर मेजर करना है। अब टेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, लाइक जो हम सोल्यूशन टेस्ट करने जा रहे हैं वो टेस्ट सोल्यूशन होता है। कभी हम ने ट्यूब ली है, उसके अंदर हमारे पास इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अननोन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो कॉन्सेंट्रेशन डिज़ोल्व की हुई है किसी भी जैसे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन डिज़ोल्व की है तो हमारे पास वो अननोन है, हमें नहीं पता वो कितनी ग्राम है। लाइक सपोज करते हैं कि हमने 1 जो है माइक्रोग्राम यूज़ किया है, तो हमने टेस्ट सोल्यूशन में अगर 1 माइक्रोग्राम यूज़ किया है तो हमने कितना जो है वो डिस्टिल्ड वाटर लिया है उसके अंदर हमने डिज़ोल्व कर दिया है। तो उसके बाद फिर हम उसको फिर उसमें ऐसे ही वही सैंपल है कि वही है कि हमने उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करना है, तो फिर उसमें से रेज़ गुजारेंगे, लाइट को गुजारेंगे, वहाँ से फिर हमें जो ग्राफ मिलेगा उससे हमें इसकी कंसंट्रेशन पता चलेगी इस टेस्ट सोल्यूशन के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है। उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन ये जब हमने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को ऑपरेट करना होता है तो हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन पहले से ही मौजूद होता है। ये पीछे से जो शॉपकीपर हैं जो हमारे पास जब वो देते हैं ये पीछे से वो मेजर हुई होती है स्टैंडर्ड सोल्यूशन की। जो सोल्यूशन होता है हमारे पास वो उसकी कंसंट्रेशन हमें नाउन होती है, हमें पता है कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड आती है 0.1, 0.2, 0.5 के राउंड अबाउट। इसकी ग्राम यानी कि ग्राम में लगा रही हैं या माइक्रोलीटर में आ जाए, ये डिपेंड करता है हमारे पास सोल्यूशन क्या है। ये अगर हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्म है तो फिर इसकी माइक्रोलीटर में आएगी। तो अगर ये हमारी स्टैंडर्ड सपोज ये हमारी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है तो हमें इतनी हमारी लेवल की जो है कंसंट्रेशन हमें चाहिए, तो ये हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लैंक सोल्यूशन। ब्लैंक सोल्यूशन में जो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो अननोन है, इसमें भी अननोन है। लाइक हमारे पास जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर है, ये ब्लैंक सोल्यूशन है। कोई भी हम सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो उसकी कंसंट्रेशन हमें नोन नहीं है, तो ये कहते हैं दिस सोल्यूशन इज़ आइडेंटिकल टू बोथ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इट इज़ कैरी थ्रू ए कंप्लीट टेस्ट प्रोसीजर। सबसे पहले हम ब्लैंक सोल्यूशन को लगाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं या कोई उसके अंदर जो सब्सटेंस हैं उसकी हम वेवलेंथ को फाइंड आउट करते हैं कितनी है। फिर उसके बाद हम उसके अंदर जो है सेकंड जो हम अप्लाई करते हैं फिर स्टैंडर्ड सोल्यूशन को जब अप्लाई करते हैं उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी है। समटाइम इसकी गलत भी हो सकती है, फिर से ख़राब भी हो सकता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इसलिए इसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो हमने अपना लेवल इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अकॉर्डिंग लेके आना है। उसके बाद टेस्ट सोल्यूशन जो हम टेस्ट करना है फिर वो लेते हैं, तो फिर उसके अंदर फिर हम लोग जो हैं वो उसकी भी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये ऐसे इसकी जो है वो अब्जॉर्बेंस पावर मालूम की जाती है। एनी कलर गिवन बाय द रिएजेंट यूज इन द एनालिसिस कैन बी डिटेक्टेड। कोई भी हमारे रिएजेंट में जो कलर हम यूज़ करते हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके एलिमिनेट भी कर सकते हैं इस ब्लैंक सोल्यूशन में। अगर कोई ब्लैंक सोल्यूशन है उसमें कोई कलर हमें नज़र आ जाता है फिर हम उसको निकाल देते हैं। फिर क्योंकि अगर सपोज इस ब्लैंक सोल्यूशन में भी कलर हो और जो हम अपना कलर यूज़ कर रहे हैं दोनों मिक्स हो जाएं तो हमारी फिर रीडिंग ठीक नहीं आएगी, तो इसलिए फिर हमें इस ब्लैंक सोल्यूशन को भी देखना है कि इसके अंदर कोई इसकी वेवलेंथ तो नहीं आ रही, तो ये ब्लैंक होना चाहिए। जैसे कि हमारा डिस्टिल्ड वाटर है ये ब्लैंक होता है। उसके बाद रीडिंग ऑफ क्लोरोमेट्रिक एनालिसिस, इसकी रीडिंग कैसे लेंगे हम जो है ओडी टेस्ट लेंगे।
ओरिजिनल डाइल्यूशन, और उसके बाद ओरिजिनल डाइल्यूशन जो हमारे पास जो है ब्लैंक है, उस ब्लैंक को लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे ब्लैंक सोल्यूशन के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो ऐसे इनकी जो है इसकी रीडिंग आ जाएगी। यानी जो हमारे पास टेस्ट सोल्यूशन है और जो ब्लैंक है उसको माइनस करेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन, फिर ब्लैंक सोल्यूशन से इसको माइनस करेंगे, फिर इनके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। फिर हमारे पास सपोज हमारे पास आ जाती है एक्चुअल रीडिंग 0.8 ग्राम। तो ये हमारी एक्चुअल रीडिंग आ गई, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये सारी कंसंट्रेशन आ सकती हैं। तो अगर सपोज हमारे पास अगर आ जाता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, तो हमारे पास स्टैंडर्ड है, जैसे मैं बताया 0.1, 0.2, 0.5 भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास जो टेस्ट सोल्यूशन है, अगर हम उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास आती है 0.95, 1.2, 1.3, ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। फिर इसलिए फिर हम इसको डाइल्यूट करेंगे। फिर इसको डाइल्यूट करने के बाद फिर हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन तक इसको अपनी कंसंट्रेशन को लेके आएंगे। फिर हमें पता चलेगा ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो रीडिंग है। उसके बाद जो इसका जो ब्लैंक सोल्यूशन है उसकी जो रीडिंग होती है, सपोज 0.001 हो सकती है, 0.00 हो सकती है, ये होनी चाहिए। अगर ये ब्लैंक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ही जो है वो 0.2 दे रहा है या 0.9 में आ रही है तो बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर इसलिए हम इसको फिर यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम वही सिर्फ ब्लैंक सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं जिसकी जो है रीडिंग 0 में होती है, वही सिर्फ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा था फोटोमीटर, जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ जाता है, या क्लोरीमेट्रिक एनालिसिस आ जाती है, ये इसके मुतालिक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जो यहाँ पर दिया है 510 नैनोमीटर 4 ppm। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यानी जैसे कि हमारे पास 10 लाख मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो उसमें उसके कितने पार्ट्स हैं। जैसे 4 ppm इसका मतलब है कि 10 लाख में हमारे पास 4 जो है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है पार्ट्स पर मिलियन। यानी मिलियन के कितने 4 पार्ट्स अगर हम करें तो उसकी ये कॉन्सेंट्रेशन आएगी। ऐसे ही 3 ppm आएगी। जैसे कि हमारे पास अगर 100 है, सपोज हमारे पास 100% है, तो अगर हमने लेनी है 18%। 18 का मतलब यह है कि हमने 100 में से इसको कंपेयर किया है कि हमारे पास 18 जो है परसेंटेज आ गई है। ऐसे ही हम जो है वो 10 लाख में से इसको जो है इसके पार्ट्स करेंगे, तो उसकी उस पार्ट्स में जो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो ये उसको बता रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जो नहीं समझ आई आप कमेंट सेक्शन में जो है वो आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं।